पिछले वाले क्लास के अंदर पाषाण काल डिस्कस किए थे, जिसमें देखे थे कि मानव उस टाइम का मानव पत्थरों का अपने जीवन को जीने के लिए पत्थरों का योगदान बहुत ज़्यादा था। साथ में हम लोग देखे कि वो शिकार करता था, उसके बाद वो कच्चा मांस खाता था, बाद में आग से परिचित हुए, उसके बाद वो पका हुआ मांस खाने लगे। और नवपाषाण काल आते आते ये मानव खेती करने लगा, ठीक है। और हम लोग ये भी देखे थे कि जो फर्स्ट इंडियन जिन्हों कहा जाता है वो अफ्रीका से माइग्रेट होके भारत आए थे, जिन्हें हम होमो सेपियंस बोलते हैं। होमो सेपियंस का मतलब ये है कि वो विकसित उनका दिमाग थोड़ा डेवलप हो चुका था, उस तरह की मानव शुरुआत में हमको इंडिया में मिले थे। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसके 3000 वर्षों के बाद ही एक भारत का एक खास क्षेत्र नगरीकरण की अवस्था में परिवर्तित हो गया। उसी खास नगर की मतलब हम प्रथम नगरीय सभ्यता मतलब एक ऐसा सिस्टम उस समय के मानो 3000 वर्षों के उपरांत ही मानो इतना सब हो गया कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज से भी लाख गुना ज्यादा बेहतर थी, ठीक है। आज भी उतना नहीं है। आज अगर शहरों की स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो उसका स्मार्ट सिटी मतलब आज से 4000 वर्ष पहले जो स्मार्ट सिटी इन लोगों ने बनाई थी उसके कंपेयर आज से करें तो भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, भारत की बात करें तो, ठीक है। तो आज हम उसी इतिहास की बात करने वाले हैं। तो देखिए शुरुआत में हम लोग समझे थे कि इतिहास को हम लोग 3 भागों में बाँटे थे। शुरुआत का प्रागैतिहासिक था, फिर प्रोटो हिस्ट्री जिसको आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं, जिसका आज का क्लास इसी के बारे में है, ठीक है। आज हम इसी का विस्तार से चर्चा करेंगे और एक ही वीडियो में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज पूरा इसी के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर आपको याद दिलाएं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसमें मानव अस्तित्व में था, ठीक है। वो भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी, पढ़ाई लिखाई न जानने के कारण वहाँ उस काल का लिखित विवरण हमारे पास नहीं है। तो जो भी उत्खनन में हमें मिली हैं उन्हीं के आधार पे हम इतिहास लेखन किए, तो इसको प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम आदि ऐतिहासिक काल को देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो आदि ऐतिहासिक काल है इसमें लेखन कला प्रचलन में था मतलब भाषा की उत्पत्ति हो गई थी, उपलब्ध लेख भी हमको मिले हैं, लेकिन उस लेख को हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। इसलिए हम लोग पुरातात्विक स्रोत यानी कि उत्खनन में जो भी चीजें हमको मिले हैं उसी के आधार पे हम इतिहास लेखन किया गया है, उसी इतिहास की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आज आदि ये जो आदि ऐतिहासिक काल है उसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं या फिर कांस्य युग भी बोलते हैं। कांस्य युग बोलने का रीजन ये है कि इस युग में तांबा और टीन मिलाकर उस समय के मानव कांसे का उपयोग करते थे और यहाँ हमें लोहे के सबूत नहीं मिले हैं, तो इसलिए हम इसे ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग के नाम से जानते हैं। और आज जो हम इतिहास की बात कर रहे हैं, जिस नगरीय सभ्यता की बात करने वाले हैं, जिस शहर की बात करने वाले हैं, वो 1921 से पहले उस शहर का इतिहास हम लोग नहीं पढ़ते थे, क्योंकि 1921 में ही इस सभ्यता से हम परिचित हुए थे। सभ्यता क्या है ये हम बात करेंगे। साथ साथ 1921 के अंदर ही दयाराम साहनी ने एक लोकेशन है पाकिस्तान में, जो अभी ये लोकेशन है नाम है हड़प्पा, इसकी खोज की थी 1921 में। और ये शहर हमको हड़प्पा नाम की जगह पे मिला था। वो नगर जिस नगर की हम बात करने वाले हैं वो नगर कितना विशालकाय था, उसमें क्या ऐसी खूबी थी जो कि आज से भी आज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी बेहतर थे, ठीक है। तो उसी नगर की आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नाम की जगह पे जो कि पाकिस्तान में है वहां पे खुदाई हुई थी। उसी खुदाई उसी से हमको ये जगह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और अभी तक हम लोग जब भी इतिहास की बात किए तो जब भी चर्चा करते हैं तो हम आपको हर बार बताए हैं कि ये इतना ईसा पूर्व हुआ,
ठीक है, बीसी में हम लोग डेट देते थे। तो ये डेट कैसे पता लगा? इसका अगर आपके मन में सवाल आता होगा कभी कभी कि ये डेट हम कैसे निकालें, कैसे पता लग गया कि ये इतना साल पहले हुआ है? तो देखिए, इसका हम लोग एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रेडियो कार्बन तिथि। ठीक है, ये एक तकनीक है। इसकी खोज 1949 में व्हीलर लीवी ने की थी। ठीक है, इस तकनीक की मदद से, इस रेडियो कार्बन तिथि तकनीक की मदद से हम किसी वस्तु की 50 वर्ष पुरानी अ, आयु को हम जान सकते हैं। यानी कि 50 वर्ष पहले ये अगर कोई वस्तु मिलता है तो उसके उस वस्तु कितनी पुरानी है, आज से 50 वर्ष तक पुरानी वस्तुओं का हम अ, जान सकते हैं कि वो कितना पुराना है। ठीक है, तो इसीलिए हम अ, अभी तक हम लोग डेट दे पाए हैं कि ये कितना पुराना था। ठीक है, तो देखिए, तो अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है प्रथम नगरीय सभ्यता, जिसको कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ये प्रचलित है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हिंदू घाटी सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है, सब में सभ्यता लगा है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को समझना होगा कि ये सभ्यता क्या चीज होती है। तो देखिए, जो सभ्यता है वो मानव के सामाजिक और भौतिक विकास को बताता है। ये सामाजिक और भौतिक विकास क्या है, अगर हम डिटेल में इसको समझें तो देखिए, शुरुआत का मानो आज से मान लीजिए हम जब जन्म लिए थे उस समय, अ, अब जब खेत में हल यूज होते थे, बैल और हल का यूज करके खेत जोते जाते थे। सवारी के लिए हम लोग टमटम का इस्तेमाल करते थे, जो कि घोड़े से जुड़ा होता था और वो खींचता था, घोड़ा खींचता था। लेकिन आज से 15 मतलब साल पहले की ये कहानी बता रहे हैं, और अभी क्या है, अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। हम हम आज के युग में एरोप्लेन से इधर उधर जा सकते हैं, ट्रेन हमारे पास है। ठीक है, ट्रेन तो उस टाइम भी थी लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आज हमको कहीं जाना होता है तो तुरंत टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर आ गई है कि हम रैपिडो बुक कर लेते हैं, या फिर कोई ऐप यूज कर लेते हैं, ओला हो, उबेर हो, कोई भी, जो इधर से उधर चले जा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले इतना विकास की गति तेजी से, हम लोग तेजी से नहीं, धीरे धीरे ही विकास किए, लेकिन हम लोगों में विकास हुआ, नीचे से ऊपर गए। ठीक है, तो वही विकास को ये बताता है। मानव के प्रारंभिक विकास का पता चलता है अतीत से लेकर वर्तमान के मनुष्य की संपूर्ण उन्नति, कैसे मनुष्य अ, वर्तमान से लेके अब तक उन्नत किया है, चाहे वो भौतिक हो या मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। ठीक है, इसी का अध्ययन, इसी इसी को हम सभ्यता के नाम से जानते हैं, और सभ्यता अस्थायी होता है। देखिए, जो जो चीजें आप यूज कर रहे हैं ना, वो चीजें एक ना एक दिन खत्म हो रहा है, खत्म होना ही है, एकदम फिक्स है। जैसे आज हम रोबोटिक्स के युग में जी रहे हैं, तो वो एक टाइम आएगा जो भी उस वो भी खत्म होगा। तो हर चीज हर चीज एक न एक दिन खत्म होनी है। तो उसी तरह जिस सभ्यता की हम बात करने वाले हैं, वो सभ्यता भी एक दिन एक दिन एकदम पीक पे था और डायरेक्ट वो खत्म हो गया। ठीक है, तो वो उसमें क्या ऐसी चीजें थी जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, साथ साथ एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि सभ्यता क्या होता है। तो देखिए, याद रखिए कि प्रारंभ से लेके मानव के आवागमन, इधर से उधर अगर मानव जाता था तो वो पैरों का इस्तेमाल करता था। ठीक है, उसके बाद बैलगाड़ी, ऊंट, घोड़े, हम अभी एग्जांपल दिए। आज का मानव क्या है, आज का मानव ट्रेन इस्तेमाल कर सकता है, एरोप्लेन इस्तेमाल कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच सकता है, साथ में मार्स पे पहुंचने के लिए एलोन मस्क काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आज का मानव बहुत आगे है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है पिछले 20 सालों में, तो वो उसी मतलब वो अस्थाई नहीं है, वो अस्थाई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी को सभ्यता बोलते हैं। और देखिए, संस्कृति, ध्यान रखिएगा कि सभ्यता और संस्कृति दो अलग अलग चीजें हैं। संस्कृति जो है वो अस्थाई होता है, उसको हम ढोते हैं। ठीक है, हमारे जो संस्कार दिए गए हैं उसको लेके चला जाता है कभी अभी। लेकिन
वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर हावी हो रहा है, तो वेस्टर्न लोग अपना कल्चर जो उनका था वो भी लेके चल रहे हैं। तो वो कल्चर जो होता है ना, या फिर आप उसको संस्कृति कह सकते हैं, वो अस्थाई होता है, ठीक है। वो चेंज नहीं होता है, वो अस्थाई होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए, अब हम लोग जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं उसका नाम है सिंधु सभ्यता, ठीक है। इसका नामकरण के पीछे क्या वजह है, देखिए। जो अभी पाकिस्तान और भारत के जो इलाका है उसके बीच में एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी, देख रहे हैं, ये सिंधु नदी निकलती है। अब इसके आस-पास, इसके घाटियों में जो लोग बसे थे, वो घाटियाँ पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। और उस घाटी में रहने वाले लोग इतने विकसित थे कि आज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे भी वो आगे थे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, अभी अभी की अगर हम बात करें, अभी आज का मानो अगर स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी बनने से मतलब इनका स्मार्ट सिटी तो हम बाद में बताएंगे, पहले हम अपना स्मार्ट सिटी बता लेते हैं। देखिए, अभी अगर स्मार्ट सिटी की बात करें दूसरे देश का नहीं, अगर इंडिया की बात करें तो अभी देखिए क्या होता है, यहाँ हम मकान पहले बना लेते हैं, बाद में क्या बनाते हैं, बाद में हम नाली बनाते हैं, ठीक है। बाद में हम नाली बनाते हैं, मकान पहले बना ले रहे हैं, बाद में नाली बनाते हैं, फिर हम सड़क बना रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, ड्रेनेज सिस्टम हमारा खराब हो गया, नाली सड़क से ऊपर बन रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें हमारे यहाँ हैं। लेकिन आज से हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे, उनका जो सिस्टम था, उनका शहरीकरण का जो प्रक्रिया था वो कुछ इस तरह था कि वो नाली पहले बनाए, ठीक है। देखिए, नाली पहले बनाए, फिर सड़क बनाए, फिर मकान बनाए। तो इस तरह से वो इतने विकसित थे कि आज भी हम लोग उनसे सीखते हैं। और पता है, जब हम लोग ये सभ्यता खोजा गया 1921 में, तो हम लोगों पे अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश का राज था, ब्रिटिश का राज अलग अलग देशों पे था। तो वो लोग कहते थे कि हम पूरी दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब इस शहर का पता लगा उनको 1921 में, तो उनका अहंकार टूट गया कि अरे यार, ये इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो सबसे आगे थे, ठीक है। तो इसी चीज का हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, इस सभ्यता को इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडस का मतलब है भारत की बात हो रही है यहाँ पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को दूसरे शब्दों में सिंधु घाटी सभ्यता भी आप हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन आप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच एक नदी निकलती है, देखिए इस साइड से और इधर। तो ये नदी जो निकलती है, इसके आसपास इसके घाटियों में बसे लोग, ठीक है, उन जो घाटियों में बसे हुए लोग थे, उन घाटियों पे बसे हुए थे, इसीलिए उन सारे लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर रखा गया है। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहने का रीजन ये है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हम लोग को पहली बार ये बताया था, और हड़प्पा अभी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता इसका नाम दिए हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग सैंधो सभ्यता भी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसका दूसरा नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो इतने नामों से जाना जाता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि जो सिंधु सभ्यता है उसका वो कितना पुराना है, ठीक है। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मार्टिमर हविलर कहते हैं कि ये जो सभ्यता है 2500 से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 25 वर्ष पूर्व ये शुरू हुआ, और 1500 बीसी में, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व ये खत्म हुआ। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि ये जो सभ्यता है वो 1000 वर्षों तक चला, ठीक है। और फिर डीपी अग्रवाल बोलते हैं कि ये जो सभ्यता है ये 2350 में शुरू हुआ और 1750 में ये खत्म हुआ, ठीक है। उसी तरह जॉन मार्शल बोलते हैं कि ये सभ्यता जो है 2350 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और
देखिए यहाँ 3250 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 2750 ईसा पूर्व में ये खत्म हुआ, ये जॉन मार्शल बोलते हैं। उसी तरह प्रोफेसर मैक बोलते हैं कि ये सभ्यता 2800 में शुरू हुआ और 2500 ईसा पूर्व में खत्म हुआ। यानी कि ये बोलते हैं कि मात्र ये सभ्यता 300 वर्षों तक ही चली। ठीक है, लेकिन हम लोग रेडियो कार्बन तकनीक की मदद से जो एज निकाले हैं वो ये वाला है 2350, जो डीपी अग्रवाल का एज दिया गया है, ये रेडियो कार्बन तकनीक से निकाला गया है। तो ये 2350 में शुरू हुआ था, यानी कि आज से कितना साल पुराना ये सभ्यता शुरू हुआ था, उसको कैलकुलेशन करना है। तो इसमें आज जिस जो ईयर है उसका उसमें जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 2 और 5 और 2 7, और यहाँ पे 2350 है ना, तो यहाँ पे 3 और ये एग्जैक्ट निकल गया कि 4372 वर्ष पहले ये सभ्यता शुरू हुआ और खत्म कब हुआ। तो देखिए यहाँ से 1500 में 2022 में यहाँ से ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और ये 3522 साल पहले ये सभ्यता खत्म हुआ। यानी कि ये सभ्यता चला कितना, 1 साल। ठीक है, 1 साल बोल रहे हैं, मतलब 1000 वर्ष चला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कितने साल पहले हुआ। और ये जो तिथि हम लोगों को दी गई है, ये रेडियो कार्बन तिथि तकनीक की मदद से दिया गया है। और देखिए ये जो मार्टिमर हवीलर जो हैं ये कहते हैं कि एक मेसोपोटामिया, जो आज से मेसोपोटामिया को फारस के नाम से भी जाना जाता है, और वो अभी का इराक और ईरान है। ठीक है, तो उसी उस मतलब ये जो हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका व्यापार विकसित अवस्था में मेसोपोटामिया के साथ था। मेसोपोटामिया आज का इराक और ईरान जो देश है वो है। तो ये बताए थे कि उनसे, उस देश से हमारा सिंधु सभ्यता जो है उसका व्यापार होता था, वो विकसित अवस्था में था, क्योंकि वहाँ की चीजें हमको मिली थी, वहाँ की मोहरें हमको मिली थी। ठीक है, इसलिए हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो सभ्यता है, देखिए ये जो सभ्यता है इतना दूर फैला हुआ है। अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें तो नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस 1400 किलोमीटर है। अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर है। अगर हम समुद्री मार्ग की बात करें तो ये 1300 किलोमीटर है। तो देखिए ये इधर पाकिस्तान से शुरू होके ये यूपी का मेरठ जगह मान सकते हैं, यहाँ तक फैला है। उसके बाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान तक, इधर हरियाणा का हिसार इलाका भी है। ठीक है, इधर राजस्थान है, ठीक है, महाराष्ट्र है। तो इतना दूर फैला हुआ था। ये बहुत देख रहे हैं 1400 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट 1600 किलोमीटर हमारे ये जो सभ्यता है ये फैला हुआ था। तो इतना बड़ा था। और जो भी लोग बसे थे ये नदियों के आसपास थे। शायद इनको वहां से मीठा जल मिलता होगा। ठीक है, कई सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, तो उसी के किनारे जितने भी मिले हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही हैं। तो वो कहाँ कहाँ मिले हैं इसका हम देखेंगे। हम लोग अभी बताए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए जो भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो भी हम लोगों को मिले हैं वो उत्खनन में चीजें मिले हैं, उसी के बिहार पे इतिहास लेखन किए हैं। और इसकी लिपि जो है, इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। ठीक है, तो वो लिपि कुछ इस तरह, देखिए मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए कि उसका लिपि पढ़ा नहीं जाने का कई सा वजह हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो अगर किसी को व्हाट्सएप में मैसेज भेजना है तो हम उसको लिखते हैं। देखिए, क्या कर रहे हो। ठीक है, रहे हो लिखते हैं तो आर लिखते हैं, रहे हो, इस तरह। देखिए यहाँ पे इंग्लिश यूज कर रहे हैं, और ये वर्ड किसका है, ये वर्ड है हिंदी का, लेकिन उसको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। लेकिन आज से मान लीजिए हम लोग जिस युग में जी रहे हैं उसका अंत हो जाए और कुछ इस तरह मिले, तो देख रहे हैं ये दो यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ना तो हिंदी यूज कर रहे हैं ना तो इंग्लिश यूज कर रहे हैं, ये दो भाषाओं का
मिक्सचर है। ठीक है, ये दो भाषाओं का मिक्सचर है। अगर इसको जानना होगा तो हमको दो भाषा का यूज करना होगा। इसमें तो इसको पढ़ने के बाद ये तो पता ही नहीं लग रहा है कि ये हिंदी है, ये तो इंग्लिश है। तो पता कैसे लगेगा कि ये कौन सी भाषा में है? तो इसी तरह की दिक्कत जो हुई है वो सिंधु सभ्यता में हुई है, क्योंकि उसकी लिपि भाव चित्रात्मक था। मतलब वो चित्र के आधार पे अ, ऐसी लिपि है, चित्र के जैसा वो दिखता है, तो इसलिए हम उसको पढ़ नहीं सके। ठीक है, इसी तरह ऐसा है कि बहुत साल पहले अगर मिस्र की लिपि इसी तरह पढ़ी गई थी कि दो देशों की लिपि ग्रीक और दो लिपियों को और मिला के मिस्र की लिपि पढ़ ली गई थी। तो यहाँ पे वैसा कुछ लोगों को मिला नहीं। अगर मिल जाएगा, मान लीजिए अगर लिपि भविष्य में कभी टेक्नोलॉजी हमारी सबसे आगे चली गई, मान लीजिए उसी के बिहाफ पे अगर हम उस लिपि को भी कभी पढ़ लिए, तो जो इतिहास लिखा गया है जिस बिहाफ पे, वो सारा इतिहास चेंज हो सकता है। ठीक है, वो एकदम चेंज हो सकता है, तो आपको फिर से पढ़ना हो सकता है। ठीक है, तो अभी चलिए सिंधु घाटी के अब हम प्रमुख स्थल की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा नाम की जगह पे हुई थी, जिसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में करवाई थी। और ये पाकिस्तान के अंदर है, जो कि रावी नदी के तट पे है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, यानी कि आधा पंजाब हमारे तरफ भी है, भारत में भी, आधा पाकिस्तान के में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें मिली थी, देखिए। और उसी चीजों के बिहाफ पे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सोचते हैं। देखिए, अभी हम जो भी आपको बताएंगे उसको आप अभी से रिलेट करके नहीं समझना है। आपको सोचना है कि आज से 4000 वर्ष पहले ऐसा था। ठीक है, अभी आप देखते हैं कि 15,000 वर्ष पहले हमारे यहाँ चीजें नहीं थी, लेकिन इनके पास आज से 4000 वर्ष पहले इतनी ज्यादा चीजें थी, जो कि आज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी बेहतर थी। ठीक है, अगर आप 10 साल पहले जाए, 15 साल पहले जाए, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं थी। लेकिन जिस सभ्यता की बात करें, वो 4000 वर्ष पुरानी थी और उनके पास इतनी सारी चीजें थी। ठीक है, तो देखिए, जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो हमको दफन किए हुए ताबूत मिले। ठीक है, इस कंकाल में, यानी कि इससे क्या पता चलता है, दाह संस्कार उस समय होता था ताबूत के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद हमको मनुष्य का शरीर देखिए ये इस तरह का मिला है। कुछ मूर्तियां हमको मिले, साथ में अन्नागार मिला। अन्नागार से क्या पता चलता है? अन्नागार से ये पता चलता है कि बहुत मात्रा में अन्न उपज होती होगी, तभी अन्नागार की आवश्यकता पड़ी। साथ में हम लोग को बैलगाड़ी का प्रमाण मिला। तो ये हड़प्पा शहर, एक शहर की खुदाई में हमको इतना चीजें मिली है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे शहर की बात करें जो कि बहुत बड़ा है, जिसको मोहनजोदारो बोलते हैं। इस शहर, ये भी पाकिस्तान के इलाके में है। देखिए, बहुत बंटवारे के बाद बहुत सारा शहर खुदाई वाला जो है पाकिस्तान की ओर चला गया। अभी तो उसके पास पैसे तो है नहीं, वो इतना गरीब खुद ही है कि क्या खुदाई करवाएगा। तो इसलिए हम लोग अब तो उधर जा नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें जो जो चीजें उस टाइम मिली थी, मोहनजोदारो की भी खुदाई 1 साल बाद हुई थी 1922 के अंदर। ठीक है, ये भी पंजाब पाकिस्तान वाले पाकिस्तान के हिस्से में जो पंजाब है उसके लारकाना जिले में, ये भी जो मोहनजोदारो शहर है वो सिंधु घाटी नदी के तट पे है। तो इसकी खुदाई रखाल दास बनर्जी ने 1922 में 1 साल बाद करवाई थी। तो यहाँ पे देखिए विशाल स्नानागार हमको मिला, स्विमिंग पूल मिला। देख रहे हैं, अभी जो स्विमिंग पूल है, सोचिए अभी हम लोग आज से 15-20 वर्ष पहले अगर जाएं तो उस समय स्विमिंग पूल नहीं हुआ करता था। नदियां हुआ करती थी, उसमें लोग नहाते थे, स्विमिंग पूल नहीं हुआ करता। लेकिन आज से 4000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता के में जो लोग थे, वो विशाल स्नानागार, एक जगह स्नान करने का जगह बनाया गया था, वहां एक साथ लोग स्नान करते थे। मतलब आज का जो स्विमिंग पूल है, उस तरह का स्विमिंग पूल जो मोहनजोदारो जो लोकेशन जहाँ पे खुदाई हुई है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही ये सारे जगह को रखा जाता है, तो उसके अंदर स्विमिंग पूल था। समझ रहे हैं आप? पीछे जाइए, अभी के कंपेयर नहीं कीजिए, आपसे 4000 वर्ष पहले जाके सोचिए कि उस टाइम, आज से 20 वर्ष पहले ये चीजें नहीं थी। इनके पास 4000 वर्ष पहले ये चीजें थी। अन्नागार था, यानी कि अन्न बहुत मात्रा में उपज होती होगी, तभी अन्नागार की आवश्यकता हुई। साथ में हमको
नाचने वाली एक कांच की नर्तकी का फोटो जो यहाँ पे चूड़ियां पहने हुई, यानी कि चूड़ी पहने हुए, तो समझ रहे हैं कि उस समय भी लोग सजते संवरते होंगे, ठीक है। और नाचने गाने का शौक उस टाइम भी हुआ करता था, आज तो बहुत कम होता है, उस टाइम भी हुआ करता था, ठीक है। साथ में हमको पशुपति महादेव की मुहर मिली थी, देखिए ये मुहर मिली हुई है। तो और साथ में पशु हैं, यानी कि पशुओं के देवता के रूप में पशुपति यानी कि महादेव, ठीक है। महादेव यानी कि शिव की मुहर मिली थी, ठीक है। और ध्यान रखिए इस टाइम कोई धर्म नहीं था ऐसा, आज जितने भगवान की पूजा होती है उस समय कोई धर्म, यहाँ पे कोई धर्म वाली चीजें नहीं मिली है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि उस समय की कौन से धर्म था, ठीक है। वहां पे कोई राजा भी नहीं था, जो भी चीजें थे वो सारी चीजें व्यापारियों के द्वारा ये सारा चलाया गया था, एकदम सारी चीजें ऐसी सिस्टमैटिक ढंग थी। देख रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि अन्नागार है, विशाल स्नानागार है, अभी और भी चीजें आपको दिखाएंगे। साथ साथ हमको दाढ़ी वाले मनुष्य का मूर्ति भी इस तरह का मिला है। ये कौन है, ये कोई नहीं जानता, ये चादर ओढ़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन है, ये कोई नहीं जानता। हमको जो जो चीजें मिली हैं उसके बिहाफ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चादर ओढ़े हुए है, यानी कि उस समय भी बुने हुए कपड़े का टुकड़ा भी हमको मिला था, तो उस समय भी कपड़े का प्रचलन अच्छी खासे में लोग कपड़ा का यूज करते होंगे, तभी तो हमको मिला, ठीक है। उसके बाद हमको बेलनाकार मुहर मिला था। मुहर से क्या पता चलता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पशुपति महादेव की मुहर भी मिली थी, यानी कि उस समय मुहर का आवश्यकता कब होता है, जब आज हम बिजनेस करते हैं तो उस टाइम हम लोग व्यापार के सिलसिले में प्रूफ के तौर पे कि हाँ ये इसी कंपनी की है, तो उसके लिए हम मुहर इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था, विकसित अवस्था में था, तो इसलिए बेलनाकार मुहर का यूज किया जाता है। देखिए इस तरह की जो सिलवट होता है ना, उस तरह की मुहर का यूज किया जाता था, ठीक है। साथ में हिलते हुए सिर का पशु का खिलौना मिला था, ठीक है, मोहनजोदारो शहर के अंदर। तो आज से समझिए उस टाइम में भी, आज से 4000 वर्ष पहले के जो मानव थे वो इतने विकसित अवस्था में थे कि अपने बच्चों को खेलने के लिए अलग अलग टाइप के खिलौने दिया करते थे। खिलौने आज नहीं है, उस टाइम भी हुआ करते थे, ठीक है। तो आप बस इमेजिन कीजिए कि आज से 4000 पहले, मात्र 4000 वर्ष पहले, नवपाषाण युग में तो हम बस खेती करना शुरू किए थे। मतलब एक जगह रहना शुरू किए थे, पत्थरों के घरों में रहना शुरू किया था। उसके जस्ट 3000 वर्ष बाद इतना ज्यादा चेंजिंग होना, मतलब ये आश्चर्यजनक चीज है, ठीक है। तो मोहनजोदारो शहर की हम बात करें, जिसमें विशाल स्नानागार कुछ इस तरीके का था। देख रहे हैं, इस तरह का था, ठीक है, इस तरह का, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, जिसमें एक साथ लोग स्नान करते थे। जो ये शहर था, जो जो शहर मिला है ना, वो इतना सिस्टमैटिक ढंग है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखें मोहनजोदारो शहर का या हड़प्पा वाले शहर का, तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे ना, जाके देखिए, वहां पे कोई ब्लॉगिंग किया है, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग किए हैं। तो उसका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि पानी निकालने की जगह, आज स्विमिंग पूल में पानी निकालने की जगह होती है, उसी तरह यहाँ पे भी सिस्टम था, हर एक तरीके का सिस्टम। जो घर कितना बनाना है, घर कैसे बनाना है, सबको, जैसे आज आप नोएडा और दिल्ली में जाते हैं तो हर घर एक जैसे मिलते हैं, तो उस तरह ही उस टाइम भी लोगों का सारा घर एक जैसे, एक रूल दे दिया गया था, उसी रूल का कोई भी विरोध नहीं करता था, सारे लोग पालन करते थे, ठीक है, एक सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक है। तो ये हम दिखाए कि मोहनजोदारो में जो विशाल स्नानागार था वो कुछ इस तरह दिखता था। इसको अंग्रेजी में दी ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पाकिस्तान का ही एक इलाका है जिसकी हम बात करने वाले हैं। इसकी खुदाई स्टीन ने 1929 में की थी, और ये दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हमको देखिए यहीं से जितना व्यापार होता था ईरान से, यानी कि मेसोपोटामिया से, यही व्यापार का केंद्र बिंदु था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी नदी पे हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार होता था, ठीक है। एक ठीक है, यहाँ पे याद रखना है।
यहीं पे व्यापार होता था। ठीक है, ये केंद्र बिंदु था, यहाँ पे यार्ड बने हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे व्यापार होता था। यार्ड यानी कि जहाज को आने जाने का जगह। ठीक है, यहाँ पे तो ये सोचिए उस टाइम जहाज से लोग आते थे, व्यापार करते थे इधर से उधर। ठीक है, यहाँ पे ये मैप है, गूगल मैप से ये निकाला गया है, तो ये जगह था। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र बिंदु था जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारे लोग होते थे। जैसे आज भी समुद्रों के जितने एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं दूसरे कंट्री से, वो जहाँ जहाँ समुद्र है वहाँ वहाँ ही होते हैं। ठीक है, अब एक और जगह है चनहुद्रो, जो कि पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के अंदर ही है। देखिए, बंटवारे के बाद बहुत सारी जगह पाकिस्तान में चली गई हैं, जैसा कि हम बताएं। तो अभी तो हम वहाँ जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने चैनल पे जो जो भी जगह हम भारत की जो भी जगह की बात करेंगे, उन जगहों का कभी फ्यूचर में हम उस जगह पे जाके ब्लॉगिंग करके दिखाएंगे कि कितना भव्य हुआ करता था उस समय का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने आगे थे, जो कि आज के युग से भी बेहतर था। ठीक है, तो यहाँ पे जो चनहुद्रो जो पाकिस्तान की जो जगह है, वो उसकी खुदाई एनजी मजूमदार ने 1931 में किया था। ये शहर भी सिंधु नदी के तट पे है, सिंध प्रांत में है। सिंध पाकिस्तान के इलाके में आता है। यहाँ पे देखिए हमको कारखाना मिला था, मन के बनाने का कारखाना। इससे क्या पता चलता है कि उस समय बिजनेस अच्छे अवस्था में था। लोगों सजावट के लिए, देखिए यहाँ पे एक बात ये भी है कि पहले सजावट के लिए मतलब जैसे आज महिलाएं जेवरें पहनती है ना, उस समय पुरुष वर्ग भी सजने के लिए अपने पहनते थे। ठीक है, यहाँ पे हमको इस लोकेशन पे चंद्रुद्रो में बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता का पद चिन्ह मिला था, पैर के निशान मिले थे। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली भी हुआ करते थे। बैल तो हम लोग को बैल तो पता ही था। साथ में हमको ये पता लगा कि बिल्ली और कुत्ते भी हमको मिले हैं। और एक चीज यहाँ पे मिला था, एक सींग वाला जानवर का भी एक फोटो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे मौजूद है। अब वो क्या था, वो इमेजिन किया गया था, ये कोई पता नहीं, लेकिन एक एक सींग वाला भी जानवर का हमको मिला है। ठीक है, और यहाँ पे एक और जगह है अमारी, जिसकी खुदाई मजमूदार ने ही 1935 में करवाई थी। ये भी सिंधु नदी के तट पे है, और यहाँ पे हमको हिरन के साक्ष्य मिले थे। यहाँ पे हमको हिरन के साक्ष्य मिले, यानी कि उस समय भी बिल्ली कुत्ते और हिरन हुआ करते होंगे। और देखिए यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में जितने लोग थे, वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, देखिए शाकाहारी और मांसाहारी की बात अगर आती है कि कौन लोग मांस खाता है कौन लोग नहीं, तो देखिए शुरुआत का मानव जो था, अ, उनके पास दिमाग नहीं था, उतना डेवलप नहीं थे, तो वो कच्चा मांस खाते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, वो पका हुआ मांस खाने लगे। ठीक है, तो ये जितने देखिए उनके पास अब ऑप्शन है। देखिए आप अगर कहते हैं, इस बात से लड़ाई हो सकती है कि वो भी मांस खाते, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मांस खाते थे, या भी जो भी मांस खाते हैं, तो हम क्यों नहीं खाते हैं। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है, उनके पास जैसे शुरुआत के मानव के पास ऑप्शन नहीं थे कि वो जैसे शुरुआत के मानव कच्चा मांस खाता था, तो लेकिन उसके पास दिमाग डेवलप हुआ, वो पका मांस खाने लगे ना। तो उसी तरह शेर के पास शेर घास नहीं खा सकता, उसीलिए वो मांस खाता है। तो उसी तरह ये उनका उस समय के लोग क्या सिचुएशन रही होगी, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो कहा जाता है कि वो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, देखिए ये इस तरह का हमको यार्ड मिला था, जहाँ से समुंदर के पास, ये लोथल के गुजरात जगह पे है, जहाँ पे हमको इस तरह का देखिए जहाँ जहाँ समुद्र है वहाँ वहाँ ही बिजनेस होता है, आपको पता है इंटरनेशनल बिजनेस होता है। ठीक है, तो इस तरह का यार्ड मिला था हमको। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है कि आज जो आज भी यार्ड बनाया जाता है, उस तरह के बंदरगाह, मानव निर्मित बंदरगाह हमको देखा गया था। जहाज का रुकने का जगह, समझ रहे हैं, उस समय जहाज से बिजनेस हुआ करता था।
ये हमको लोथल के गुजरात वाले जगह पे मिला। ये आर राव ने ठीक है 1955 से लेके इतना तक खुदाई करवाई थी। ठीक है, ये शहर गुजरात के कैम्बे के करीब, ठीक है, भोगवा नदी का नाम है, किनारे पे स्थित है। जितने भी लोकेशन है ना वो किसी न किसी नदी के किनारे ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मनका का हमको कारखाना मिला था। अभी बताया कि उस समय भी सस्ते थे, चूड़ियाँ, पकी हुई चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली थी। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हम जो भी शहर निर्माण हुआ था उसमें पक्के ईंट का यूज़ हुआ था, पका हुआ ईंट, कच्चा ईंट नहीं। जैसे मेसोपोटामिया जो अंग्रेज थे तो वो कहते थे कि वो हमेशा झुकाने के लिए, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को नीचा दिखाने के लिए वो कहते थे कि नहीं, मेसोपोटामिया से ही लोग इंस्पायर होके ऐसा किए होंगे। तो कंपेयर किया जाता है कि वहाँ की मेसोपोटामिया जो आज का ईरान है उसकी जो मकान था वो कच्चे ईंटों का था, लेकिन यहाँ का मकान जो था वो पक्के ईंटों का मकान था। तो ये कंपेयर ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको चित्रित जार मिला था जिसमें पेंटिंग की गई थी। एक जार था जिसमें पेंटिंग की हुई जार थी। तो ये सारी चीजें मिली थी। यहाँ पे हमको आग की वेदी मिली है, देख रहे हैं यहाँ पे आग की अग्नि वेदिकाएं, देख रहे हैं जो हवन होता है ना, वो चीजें हमको मिली थी। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ उस समय के लोग भी पूजा पाठ करते होंगे। ठीक है, और ये हमको कुछ मूर्ति नहीं मिला है, कोई धर्म के प्रमाण नहीं मिला है। बस हम लोग गेस करते हैं कि उस समय देखिए उस समय अग्नि वेदिकाएं मिले हैं तो यानी कि तंत्र मंत्र पूजा पाठ होता होगा। हमको हाथी के दांत के सेट मिले हैं, चावल की भूसी मिली है। उस समय हाथी के दांत का मतलब कंघी का भी इस्तेमाल करते थे उस समय के भी लोग। और उस समय के भी लोग, कौन सा गरीब वर्ग क्या यूज करता है, मतलब पैसे की मतलब जैसे कि वहाँ भी कौन सा गरीब कोई वर्ग है तो वो उसी तरह के सामान यूज करता था। अगर अमीर वर्ग है तो वो उस समय अलग सामान यूज करता था। तो उस समय भी गरीबी अमीरी थी, लेकिन ठीक है, सारे लोग जीने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से जीते थे। ठीक है, शतरंज खेलते थे वो लोग, इस चीज के हमको प्रमाण मिले हैं लोथल के गुजरात लोकेशन से। ठीक है, उसके बाद अब हम अगला लोकेशन जो देखने वाले हैं वो कालीबंगा है, जो कि राजस्थान के अंदर है। कालीबंगा की खोज 1951 में हुई और आलम अमलानंद घोष द्वारा 1961 से 1969 में, ये आज़ादी के बाद खुदाई करवाई गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर द्वारा खुदाई की गई थी। ये खोज अमलानंद किए थे और खुदाई ये लोग करवाए थे। ठीक है, ये राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे, देखिए जितने भी अभी लोकेशन हम बताए वो सारा नदी के किनारे ही था। यहाँ पे हमको अग्नि वेदिकाएं मिली थी। ठीक है, ऊंट की हड्डियां हमको मिली, अग्नि वेदिकाएं हम दिखाए। ठीक है, तो यहाँ भी अग्नि वेदिकाएं मिली। लकड़ी का हल मिला, यानी कि हल के लिए उस समय लकड़ी का यूज करते थे, भारी मात्रा में लकड़ी का यूज करते थे। देखिए ईंट जब बना रहे थे तो जलाने के लिए, ईंट का पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, तो ये चीजें और मेसोपोटामिया में शायद लकड़ी उतनी मात्रा में नहीं होती होगी। ठीक है, इसलिए वो लकड़ी का यूज नहीं करते, मतलब पकी हुई ईंटों का उपयोग नहीं वहां पे हुआ हो सकता है। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता के परकोटे के बाहर एक जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं हुए हैं। ठीक है, जो प्राचीन जूते हुए खेत का पहला प्रमाण मिला है। माने कि यहाँ पे जूते हुए लकड़ी का हल तो मिला ही, साथ में हमको खेत भी मिले हुए, जूते हुए खेत, यानी कि जोते गए थे हल से। आज आप शायद, आज तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, तो पहले हम बचपन में थे ना, आज से 15 साल पहले, तो हल का यूज होता था और उसमें पालो लगा रहता था और पीछे बैठने का भी जगह होता था जिसपे चढ़ के आप बैठते थे। बचपन में ये सारी चीजें हम किया करते थे। ठीक है, तो कालीबंगा में 7 अग्नि वेदिकाएं भी हम लोगों को मिली थी जिसमें हवन कुंड होता है ना, उस तरह की। और यहाँ पे जली हुई और पकी हुई चूड़ियां, साथ साथ शिवलिंगम हम लोगों को मिला था। यानी कि उस समय के लोग भी शिव की पूजा करते थे। लेकिन फिर बताना चाहेंगे वहां पे कोई धर्म नहीं था। ठीक है,
सिर्फ शिव की पूजा होती थी और कोई देवी देवताओं नहीं थे। देखिए ये देवी देवताओं का काम जो है वो आर्यों का आक्रमण, आर्यों का भारत में आए उसके बाद शुरू हुआ। तो ये अगले क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो वैदिक काल को कवर करने वाले हैं। और जो हम सभ्यता की बात करें वो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि भारत में जो सभ्यता थी शुरुआत में वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। फिर इराक में जैसा कि मेसोपोटामिया है, मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। तो ये सारी चीजें, ये अलग अलग सिविलाइजेशन, जिसको सभ्यता को सिविलाइजेशन ही बोलते हैं इंग्लिश में, तो इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी सेपरेट वीडियो में, अलग अलग वीडियो में चीन की सभ्यता की बात करेंगे, मिस्र की सभ्यता की बात करेंगे, मेसोपोटामिया में क्या खास चीजें थी वो सब की बात करेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग वीडियो में हम देखेंगे। फिर रोपड़, ये रोपड़ पंजाब का इलाका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें मिली है। यहाँ पे कुत्ते के साथ मानव के सावधान के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मानव दफनाया गया है, ठीक है। दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे मानव दफनाया गया है, देख रहे हैं कंकाल है। और यहाँ पे कुत्ते को भी साथ में दफनाया गया है। और यहाँ से मतलब आप ये इमेजिन कीजिए कि आखिर कुत्ते को मानव के साथ क्यों दफनाया गया होगा, क्या वजह होगा, ठीक है। तो हो सकता है उस समय के लोग भी कुत्ते से ज्यादा प्यार करते होंगे, और जब इंसान मर जाता होगा उसके बाद जब कुत्ता मरता होगा तो उसको भी उस समय उसके पास अ, उत्खनन करके वहां पे डाल दिया जाता होगा, दफना दिया जाता होगा। साथ में देख रहे हैं यहाँ पे हाड़ी हमको मिले हैं, यानी कि रिचुअल भी होते होंगे जब मर जाने के बाद। यहाँ पे आज भी मरने के बाद रिचुअल जो होते हैं उस समय भी हुआ करते थे। देख रहे हैं यहाँ हाड़ी फूटा हुआ है, ठीक है। तो उस समय भी इस तरह की रिचुअल करते थे, ठीक है। यहाँ पे रोपर में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। देखिए हम लोग को इस समय लोहे की कुल्हाड़ी नहीं मिली है, लोहा कहीं भी नहीं मिला था। तो यहाँ पे तांबे की हम लोग कुल्हाड़ी मिली थी। साथ में ये जो रोपर शहर है ये सतलज नदी के तट पे स्थित है, और इसकी खुदाई यगदत्त शर्मा ने करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक खास चीजें मिली थी कि कुत्ते के साथ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, ठीक है। ये सबसे खास चीजें यहाँ पे मिली थी, ठीक है। इसे मतलब ये पता लगता है कि शायद मानव और कुत्ता एक, आज भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुत्ते पालते हैं। तो उस समय के हो सकता है कि उस समय के लोग भी कुत्ता पालते होंगे। फिर धौलावीरा गुजरात का एक लोकेशन है जहाँ पे खुदाई करी गई थी 1960 में, जिसकी खुदाई आर एस विस्ट ने करवाई थी। और ये शहर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ पे हमको एक ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी के लिए एक ऐसा सिस्टम मिला, ठीक है, कि उस समय में जल निकासी के लिए देखिए जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में हमको चीजें मिली है, मोहनजोदारो हो चाहे हड़प्पा हो, वहां पे सिस्टमैटिक ढंग से सारी चीजें मिली, ठीक है। नाली है तो एकदम एक जगह जाके सारी नाली एक जगह मिलती है और नदियों में चला जाता है। और जैसे हम बोले कि वहां पे हमको स्नानागार मिला है, साथ में हर एक घर में बाथरूम हुआ करता था, ठीक है। साथ में बहुत सारी चीजें हमको मिली। अगर कुआं मिला, हर जगह पे कुआं, जैसे आज से कुछ जमाने में, आज से 10-15 साल पहले हर गांव में एक कुआं होता था, उसी तरह वहां भी हम लोगों को कुआं मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जल निकासी प्रबंधन, मतलब जल निकासी प्रबंधन का मतलब यही है कि जल को, मतलब जो यूज हो गए हैं जल नालियों में जो बहते हैं उसको एक जगह अच्छे ढंग से निकाला गया, अच्छे ढंग से, ठीक है। एकदम नदियों में ले जाया गया, तो एक निकासी प्रबंधन बहुत अच्छा था। जैसे अभी देखिए बरसात में जैसे ही बरसात होता है पानी रोड पे आ जाता है, तो उस तरह की सिस्टम इस समय नहीं थी। इस समय जल की निकासी का अच्छा प्रबंधन किया गया था। साथ में हमको जल कुंड भी के भी प्रमाण मिले थे। ये धौलावीरा लोकेशन में उत्खनन में हमको चीजें मिली। देखिए ये जो लोग अभी
खुदाई जो है ना, अभी उत्खनन बहुत दिनों से चल ही रही है, ठीक है। तो बहुत शहरों के शहर निकल रहे हैं, तो हम तो बहुत, जब इन सारी जगह पे खुदाई हुई ना, तो वहां से मतलब गांव के गांव निकलते जा रहे थे, ठीक है, खुदाई में। तो बहुत सारी जगह को हम कवर नहीं किए, हम कुछ कुछ ही जगह यहाँ पे लिखे हैं, जैसे राखीगढ़ी हरियाणा का जगह है, जिसमें ये सरस्वती नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। इसकी खुदाई अमरेंद्रनाथ ने लगभग ये 2000 के आसपास करवाई थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे हमको खिलौने मिले थे, साथ साथ मूर्तियां मिली थी, मिट्टी के बर्तन मिले थे, यानी कि यहाँ पे मिट्टी से बर्तन बनाने की कला इन लोगों को भी आती थी, ठीक है। यहाँ पे तो चूड़ी के कारखाने मिले हैं, तो समझ रहे हैं कितना विकसित अवस्था में ये जो शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, कितने विकसित अवस्था में थे, देख रहे हैं। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यानी कि उस समय चाक से लोग मिट्टी के बर्तन बनाते होंगे, समझ रहे हैं। देखिए अभी जो पढ़ रहे हैं आपको पुराने जगह सोचना है कि 4 साल पहले ये चीजें थी, आज तो हम डेवलप हैं, लेकिन 4 साल पहले ऐसा सिस्टमेटिक चीजें थी जो आज से भी पड़े हैं, ठीक है। आज भी स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन उतना खास नहीं बन पा रहा है, ठीक है। लेकिन उस टाइम का सिंधु घाटी सभ्यता का जो उस टाइम का स्मार्ट सिटी हम बोल सकते हैं कि जितने भी लोग होते होंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो, ये सब जगह जगह पे जैसे आज भी काम करने के लिए लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं, उस समय हैदराबाद बैंगलोर जाते हैं, उस समय लोग जितने भी लोग हुआ करते होंगे वो सारे इन्हीं जगह पे जाते होंगे, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए कि बहुत सारे जो प्रमाण हम लोगों को मिले थे, जैसे कि राखीगढ़ी हम लोग कवर किए, धौलावीरा कवर किए, रोपर कवर किए, कालीबंगा कवर किए, ठीक है। लोथल जो कि गुजरात में है, जहाँ पे अग्नि वेदिकाएं हमको मिली, साथ में बंदरगाह मिला, यहाँ पे मनका का कारखाना मिला। तो बहुत सारी चीजें हम लोग चनहुद्रो जो कि पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पे हिरन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते और बिल्ली का हमको प्रमाण मिला। आमरी में हिरन के साक्ष्य मिले। सुतन कांडगोर जो कि पाकिस्तान का जगह है, यहाँ पे हमको व्यापार होता था हड़प्पा और बेबीलोन के बीच, उसका हमको केंद्र बिंदु हुआ करता था ये जगह, वो अभी पता चला। ये आज भी पाकिस्तान का यहाँ पे ठीक है होता है। तो हम लोग देखे कि कैसा विशाल स्नानागार था, यानी कि उस समय का स्विमिंग पूल, बहुत सारे लोग एक साथ स्नान करते। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर में सीढ़ी है, देख रहे हैं, उतरने के लिए सीढ़ी है, इधर से भी है, ठीक है। तो इस तरह का आज के स्विमिंग पूल की तरह हुआ करता था। साथ में हमको मुहर मिले हैं जो कि बेलनाकार हैं, ठीक है। ये बेलनाकार मुहर मिले हैं जो कि मेसोपोटामिया के साथ बिजनेस था, तो ये हमको बताए इस तरह के मुहर मिले हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें इस तरह के, और इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। यानी कि चित्रों के आधार पे चित्र, उसमें उस लिपि में चित्र होते। आप इंटरनेट पे बहुत सारी भाव चित्रात्मक लिपि क्या होती है, आप उसको पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे एबीसीडी में अल्फाबेट होते हैं, उसी तरह उसमें भी बहुत से 400 से ज्यादा अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। देखिए, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम लोग पढ़े कि बैलगाड़ी का प्रमाण मिला हमको, ताबूत मिले जिसमें कोई मनुष्य दफन था। तो इस तरह की चीजें, हमको बहुत सारी चीजें हम लोग कवर किए। और लोकेशन हम लोग आपको बताए कि जो समुद्री मार्ग की अगर बात करें तो वो 1300 किलोमीटर था। अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें तो वो 1400 किलोमीटर था। और ये जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र का लोकेशन है। इधर यहाँ पे हम बोले कि ये व्यापार का केंद्र बिंदु था, यहाँ से लेके यूपी के जगह का डिस्टेंस जो है 1600 किलोमीटर था। तो ये सीमाएं थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये सारी चीजें हम लोग बात किए। और जो तिथि है कि आज से कितना साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करता था, तो आपको याद रखना है कि 2350 BC,
यानी कि आज से 4372 वर्ष पहले ये सभ्यता शुरू हुई और 1750 में ये सभ्यता खत्म हुई। ठीक है, अब देखिए खत्म होने की कई सारी वजह है। हो सकता है बाढ़ आया हुआ, हो सकता है सुखाड़ आया हुआ, हो सकता है कि ये लोग लकड़ी का इतना इस्तेमाल किए कि हो सकता है कि पर्यावरण का नुकसान हुआ होगा। हो सकता है भूकंप आया हुआ होगा, हो सकता है कोई दूसरा युद्ध हुए होंगे। युद्ध के तो वैसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, तलवार हमको युद्ध वाली हथियारें हमको नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन रक्षा के लिए चारों ओर से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, चारों ओर से घिरा हुआ था। ठीक है, लेकिन हमको युद्ध के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, मतलब अंत किस तरह हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। लोग कहते हैं कि जो इतिहासकार हैं, लोग नहीं इतिहासकार कहते हैं कि हो सकता है भूकंप आया होगा, आपदा आया होगा, किसी तरह का प्राकृतिक आपदा हुआ होगा। तो लोग किसी तरह की चीजें हुई होगी जो कि इस सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, तो इसका एज आपको याद रखना है कि 2350 बीसी से 1750 बीसी इसकी आयु थी। ठीक है, इस सभ्यता की। और इसका व्यापार मेसोपोटामिया के साथ विकसित अवस्था में था। मेसोपोटामिया को कि आज ईरान है, इससे पहले फारस कहते थे। अब फारस से पहले इसको मेसोपोटामिया के साथ मेसोपोटामिया नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसी के साथ व्यवहार था। हमको कई सारे प्रमाण मिले हैं, मोहर मिले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के इलाका जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच का ये नदी गुजरती है। और इसी नदी के आसपास जो लोग बसे हैं घाटी के, इस नदी के घाटी पे जो लोग बसे हैं, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा में सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई थी। ठीक है, और इसको सैंधो सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी, यानी कि भारत का पहला ऐसा नगर था जो कि विकसित अवस्था में पाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पहला नगर था। ठीक है, और ये रामायण महाभारत के काल से पहले का काल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो शुरुआत का मानव की बात करें कि वो मानव नवपाषाण काल के बाद आते आते वो इतना विकसित हो गया था कि एक नगर जो कि सिस्टमैटिक ढंग से बना लिया था और वो व्यापार करता था। सारा मतलब ये शहर माना जाता है कि व्यापारियों के द्वारा चलाया जाता था। यहाँ पे कोई राजा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वंशवाद है, पहले दादा राज करेंगे फिर उसके बेटा राज करेगा, ऐसा सिस्टम नहीं था। ठीक है, ये सारी तो बाद में चीजें हुई जो कि हम लोग इतिहास की कड़ी में सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम लोग छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए कि जितनी भी डेट मालूम हुई है वो रेडियो कार्बन तिथि तकनीक की मदद से हम लोगों को पता चली है। और जो खोजकर्ता थे उनका नाम विलर्ड लिवी 1949 में था। ये 50,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं का हम आकलन कर सकते हैं, आयु जान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग आपको समझाएं। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये आदि ऐतिहासिक काल में लेख उपलब्ध हैं। ठीक है, इसको पढ़े नहीं जा सके। अगर पढ़ा गया, कभी कभी ऐसा हुआ कि हम इस लेख को पढ़ पाए, तो सारा इतिहास जो अभी तक हम लोग कवर किए, जो इतिहास लिखा गया पुरातात्विक स्रोत के आधार पे, वो सारा चेंज हो सकता है। ठीक है, ये सारा क्या हो सकता है, ये सारा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम मिलेंगे वैदिक युग के साथ। वैदिक युग में क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।